हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी शिक्षण क्लासेस। आज के डेली एडिटोरियल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये एडिटोरियल्स स्पेसिफिकली द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स से सिलेक्ट किए जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स माने जाते हैं एज फार एज यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। You can get the PDF version of this video from the link given in the description as well as in the comment section. चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। दिस इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है बियॉन्ड इंटॉक्सिकेशन। दोस्तों, ये जो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स का जो टर्म है, ये स्टेट लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, लेकिन रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया है दैट दिस टर्म इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स, it will not only mean the potable alcohol, means the drinkable alcohol, it will also include non potable or industrial alcohol. दोस्तों, अब तक क्या था कि जो स्टेट लिस्ट में ये इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स का जो टर्म है, ये सिर्फ पोर्टेबल अल्कोहल को ही डिनोट करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस 9 जज वर्डिक्ट के बाद इट विल ऑल्सो इंक्लूड द नॉन पोर्टेबल अल्कोहल और इंडस्ट्रियल अल्कोहल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन होल्डिंग दैट द टर्म इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स इन द स्टेट लिस्ट includes alcohol used for industrial purposes, the Supreme Court of India has given a boost to the federal principle behind the distribution of powers between the center and the states. A 9 judge bench has clarified the scope of entry 8 in the state list under the 7th schedule in the constitution to cover both potable and alcohol that can be detriment to the public health, that means industrial alcohol. पहले क्या था दोस्तों, ये जो लॉ एक्ट आप लोग देख सकते हैं, द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट IRDA 1951, it listed fermentation industries as a scheduled subject on which the union government could exercise control and had the effect of removing industrial alcohol from the regulatory purview of state governments. तो पहले क्या था दोस्तों कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ पोर्टेबल अल्कोहल और ड्रिंकेबल अल्कोहल के ऊपर ही लॉज बना सकते थे, इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर वो लॉज नहीं बना सकते थे, उनका वो पावर नहीं था। लेकिन इस जजमेंट के बाद द स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी एलिजिबल टू मेक लॉज ऑन द इंडस्ट्रियल अल्कोहल और द नॉन पोर्टेबल अल्कोहल एज वेल। ठीक है, द मेजोरिटी रूलिंग ऑफ 8 जजेस हैज द इफेक्ट ऑफ एक्सक्लूडिंग द इंडस्ट्री ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ द IRDA. According to the bench, the parliament lacks the legislative competence to take control of the entire industry of intoxicating liquor. तो पार्लियामेंट का जो मोनोपोली था इंडस्ट्रियल लिकर के ऊपर, वो हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के तहत। तो ये तो हो गया दोस्तों जो मेन इशू है और जो मेन न्यूज़ है, एडिटोरियल का जो मेन क्रक्स है ये यही है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The 7th schedule of the Indian Constitution is a list of subjects that defines the division of powers between union and state governments. Article 246 of the Constitution of India is found under the heading Distribution of Legislative Powers in the Constitution. ठीक है, तो ये 7th शेड्यूल जो है इसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स हैं एंड the state government has the sole power to make laws on these subjects. These matters are related to defense, foreign affairs, banking, currency, union taxes, etc. Second is state list. It has 59 subjects. The legislatures are eligible to make laws on these subjects. For example, public order and police, health, agriculture, etc. And the third is concurrent list. Concurrent list contains 52 subjects with respect to which both union parliament and the state
can make laws, or they have the power to make rules. The concurrent list, it is not found in any federal constitution. दोस्तों आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जितने भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है और फेडरल कंट्रीज हैं उनमें कॉन्करेंट लिस्ट नहीं है। इसका मतलब यूएस जो कि एक फेडरेशन ऑफ स्टेट है उसमें आपको कॉन्करेंट लिस्ट नहीं देखने को मिलेगा, उसमें सिर्फ यूनियन और स्टेट लिस्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सॉरी, एक कुछ कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है इस आर्टिकल्स में, उनको देखते हैं। सेकंड इज फेडरल प्रिंसिपल। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फेडरलिज्म थ्रू सेवरल प्रिंसिपल्स लाइक डुअल पॉलिटी, जैसे वी हैव state government as well as central government in the center and state government in different states, division of powers। अभी अभी हमने देखा कि आर्टिकल 246 जो है वो डिवीजन ऑफ पावर्स प्रोवाइड करता है टू बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। supremacy of the constitution, the constitution is treated as supreme in India। written constitution, independent judiciary, bicameral legislatures। दोस्तों bicameral legislature का मतलब है that the legislature will have a upper house as well as lower house, like in Indian parliament we have Rajya Sabha and Lok Sabha। ठीक है, and as well as financial autonomy। So these are the features of federal principle। Next is portable and industrial alcohol। What is the difference between portable and industrial alcohol? Portable alcohol and industrial alcohol are not the same। Portable alcohol is intended for human consumption। दोस्तों जो अल्कोहल हम लोग कंज्यूम करते हैं और जो आप लोग दुकान में देखते हैं वो पोर्टेबल अल्कोहल यानी ड्रिंकेबल। इट कंटेन्स इथाइल अल्कोहल और इथानॉल ऑफ 0.5% और मोर एंड इज टर्म्ड एज अल्कोहलिक बिवरेज। और इंडस्ट्रियल अल्कोहल दोस्तों इम्प्योर अल्कोहल होता है, जो इसको डीनेचर्ड अल्कोहल भी बोला जाता है। इट कंटेन्स केमिकल्स लाइक बेंजीन, पायरिडाइन, गैसोलीन, इथेनॉल एटसेट्रा। ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। द नेक्स्ट टॉपिक इज साइबर फ्रॉड इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। फ्रेंड्स, इस एडिटोरियल में बेसिकली एक डाटा पेश किया गया है जो कि कहता है कि इंडिया पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लेकिन इसके साथ साथ जो साइबर फ्रॉड्स हैं वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं इंडिया में। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रुपीज 3,207 crore was lost because of 5,82,000 cases of cyber fraud between financial year 2020 and financial year 2024। इसमें कुछ चार्ट दिए गए हैं दोस्तों, चलिए उनको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। चार्ट 1 में आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ केसेस ऑफ साइबर फ्रॉड अक्रॉस द ईयर्स इन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। आप देख सकते हैं कि 2024 में सबसे ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, 2,92,800। फिर चार्ट 2 में दिया गया है कि कौन से सिटी में सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड देखने को मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी कौन से स्टेट में, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र अकाउंट्स फॉर मोर देन 1/4 ऑफ द अमाउंट्स लॉस्ट ओइंग टू साइबर फ्रॉड्स इन इंडिया। और थर्ड चार्ट जो दिया गया है ये प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि प्राइवेट बैंक्स में ये जो फ्रॉड्स हैं ये ज़्यादा हुए हैं कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये है वो टॉप 5 बैंक्स दैट सफर द हाईएस्ट शेयर ऑफ फ्रॉड अमाउंट्स विच आर कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC एंड ICICI बैंक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। द प्राइवेट सेक्टर होल्ड्स द की टू इंडियाज बस पुश। In a major push towards achieving India's climate targets, the Union Cabinet recently approved the PM E-Drive scheme। फुल फॉर्म क्या है PM E-Drive का? PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement। It allocates funding for electric vehicles across many segments। लेकिन
इस स्कीम में दोस्तों एक इशू है कि ये जो स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ही कारगर है. इट इज यूजफुल फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर ओनली. Private bus operators are left out of this subsidy framework, which raises concerns about the potential to scale electric mobility beyond state run buses. इससे पहले भी दोस्तों जो फेम स्कीम आया था, फेम 1 एंड फेम 2, from 2015 to 19 and from 2019 to 24, the FAME scheme supported supported the vehicles under public sector. ये स्कीम जो था फेम इंडिया स्कीम, द इंसेंटिव्स अंडर द स्कीम वेर अवेलेबल टू स्टेट एंड सिटी ट्रांसपोर्ट ओनली. तो आप देख सकते हैं ये जो फेम स्कीम आया था ये भी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए ही था और प्राइवेट सेक्टर उससे बाहर रखा गया था. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस मेक अप ओनली 7% ऑफ द 24 लाख रजिस्टर्ड बसेस इन इंडिया एंड द रिमेनिंग इज प्राइवेट सेक्टर बसेस. तो आप देख सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द बसेस जो चलती है इंडिया में वो प्राइवेट सेक्टर्स की हैं. येट द प्राइवेट सेक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी मेजर नेशनल स्कीम और स्पेशल इंसेंटिव प्रोग्राम. तो इस आर्टिकल में दोस्तों यही कहा गया है कि अगर इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ड्राइव चला रहा है इंडिया उसमें अगर आगे बढ़ना है तो प्राइवेट सेक्टर को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा. कुछ हर्डल्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं प्राइवेट सेक्टर्स से रिलेटेड. अ रिसेंट स्टडी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन सजेस्टेड द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग इज अ की हर्डल फॉर द अपटेक ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस बाय द प्राइवेट सेक्टर. तो ये एक हर्डल है कि फाइनेंस इजीली नहीं मिलता है प्राइवेट सेक्टर्स को, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक बस को अपना नहीं पा रहे हैं. Another hurdle is that charging infrastructure. Another hurdle is of charging infrastructure. फेम फंडेड फैसिलिटीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिट्स के लिए कारगर है. ठीक है, तो ये भी एक हर्डल है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है अगर इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक पुश देना है? तो state governments could lead the development of leveraging financial subsidies offered under the PM E-Drive scheme, which aims to subsidize 1800 bus chargers. तो ये PM E-Drive जो स्कीम है इसके अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को भी लेना पड़ेगा. एक बिजनेस मॉडल सजेस्ट किया गया है जो इंडिया अपना सकता है. एन इमर्जिंग बिजनेस मॉडल ऑफ बैटरी एज अ सर्विस और बास could reduce the high upfront cost of electric buses by separating battery ownership from vehicle ownership as seen in China and Kenya. एक अप्रोच दोस्तों इंडिया अपना सकता है. State governments could lead the development of leveraging financial subsidies offered under the PM E-Drive scheme, which aims to subsidize 1800 bus chargers. एक इम्पोर्टेंट स्कीम इंडिया फॉलो कर सकता है दोस्तों. एक मॉडल दिया गया है जिसमें बैटरी एज अ सर्विस और इन शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं बास, विच कुड रिड्यूस द हाई अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस बाय सेपरेटिंग बैटरी ओनरशिप फ्रॉम व्हीकल ओनरशिप एज सीन इन चाइना एंड केनिया. तो एक मॉडल इंडिया अपना सकता है दोस्तों कि जो बैटरी और जो व्हीकल है इन दोनों के ओनरशिप अलग अलग ओनरशिप अगर होता है तो ये जो अपफ्रंट कॉस्ट है दोस्तों ये कम पड़ेगा जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए. तो ये मॉडल इंडिया अपना सकता है. इसके बाद देखते हैं एक इम्पोर्टेंट जो नोट है पीएम ई ड्राइव स्कीम. बेसिकली ये क्या है? इट हैज़ एन outlay of rupees 10,900 crore over a period of 2 years starting from October 1, 2024 to March 2026. ठीक है,
It will promote the electric mobility in the country. The components of the scheme are subsidies and demand incentives, e-vouchers for electric vehicle buyers, incentives for e-trucks and charging infrastructure. तो ये है पीएम ई ड्राइव स्कीम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। द नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबिलिटी साइंस फॉर एफएमसीजीज। एफएमसीजी मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। India's new private partnership initiative, public private partnership initiative, PPP initiative, that is the Anusandhan National Research Foundation, which is established to promote research and development, and the recently announced Bio E3 policy. Bio E3 का मतलब है दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, emphasizes the need for academia industry partnership and the role of the bioeconomy in driving the economy while honoring India's commitment to sustainable development and climate action. तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड एक पॉलिसी जो स्टार्ट की गई है बायो ई3 पॉलिसी, इनका जो एम्फेसिस है बायो इकोनॉमी को डेवलप करने में उसकी बात की गई है। Specifically, the Bio E3 policy notes the need to convert chemical based industries to sustainable bio based industrial models. It provides an opportunity to revisit the impact of new technologies on existing industries such as fast moving consumer goods. Fast moving consumer goods दोस्तों बेसिकली जो ग्रोसरीज के आइटम्स होते हैं जो हमारे डेली यूज होते हैं हमारे घरों में, उनको कहा जाता है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली यही कहा गया है कि जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है और ये जो बायो ई थ्री का जो पॉलिसी आया है, इनको सबसे पहले हम लोग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का जो सेक्टर है उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे, एक मॉडल दिया गया है, रिड्यूसिंग पाम ऑयल इन सोप। द सोप इंडस्ट्री globally for is a major contributor to greenhouse gas emissions and loss of biodiversity. The manufacturing of soap depends heavily on palm oil. About 90% of the palm plantations are grown in Borneo and Sumatra. Because it is lucrative production has led to replacing forested lands with palm oil fields. तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो पाम ऑयल है ये काफ़ी ल्यूक्रेटिव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है और इसके लिए जो जितने भी फॉरेस्ट हैं वो काफ़ी तेज़ी से उनको रिप्लेस किया जा रहा है विथ दिस पाम ऑयल फील्ड्स, सॉरी पाम प्लांटेशंस। The palm has relatively higher yields as compared with other vegetable oils, making it more lucrative for farmers and cheaper for consumers. Palm oil also accounts for about 40% of the global annual demand for vegetable oil. तो दोस्तों इसमें बात की गई है कि जो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हमने अभी अभी जो देखा जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, ये बायो ई3 पॉलिसी एंड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये हेल्प कर सकती हैं किसमें, टू प्रोवाइड एवेन्यूज टू रिप्लेस और एटलीस्ट रिड्यूस पाम ऑयल कंजम्पशन इन सोप्स। ये कैसे हेल्प करेगी दोस्तों, पाम ऑयल जो है ये प्राइमरी सोर्स है फैटी एसिड्स दैट परफॉर्म टू मेन फंक्शंस, 15 to 20% of the lower chain fatty acids which contribute to the surface or cleansing surfactant or cleansing function। दोस्तों जो सोप का जो क्लींजिंग फंक्शन है उसमें 15 to 20% फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है और बाकी जो है वो और बाकी जो फैटी एसिड का रिक्वायरमेंट है वो किस में यूज होता है, जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड की जाती है बार में उसमें ये यूटिलाइज होता है फैटी एसिड, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको उसमें। तो इसमें दोस्तों बात की गई है कि the synthetic biotechnologies may able to create artificial fatty acid chains that can replace the functionalities of palm oil, particularly those providing the structure to the bar। ये जो बार का जो स्ट्रक्चर दिया जाता है दोस्तों इसमें जो फैटी एसिड यूज होता है उसको रिप्लेस करने की बात कही गई है। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल दिया गया है कि कैसे हम लोग नए टेक्नोलॉजी यूज करके हमारी जो डिपेंडेंस है पाम ऑयल में उसको कम कर सकते हैं। The ANRF and the Bio E3 policy are the right ways of moving towards a bio-based economy
linked to a strong partnership between academia and industry. Products of everyday use might be a great first place to start to make real impact in terms of being sustainable and self reliant. देखते हैं दोस्तों ये ANRF क्या है. इट इज़ एन apex body to provide high level strategic direction to scientific research in the country. The National Research Foundation will play a pivotal role in seeding, nurturing, promoting research, innovation, development across universities, colleges, research institutions, laboratories, etc. It is formed under the Anusandhan National Research Foundation Act of 2023 and it operates under Department of Science and Technology. नेक्स्ट दोस्तों है बायो E3 बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी. It will be steered by Department of Biotechnology. This policy is for fostering high performance biomanufacturing. इसका मतलब है it is the ability to produce products from medicine to materials, address farming and food challenges and promote manufacturing of bio-based products through the integration of advanced biotechnological processes. It will focus on the following sectors like high value bio-based chemicals, biopolymers, smart proteins, precision biotherapeutics, climate resilient agriculture, marine and space research etc. तो ये थे दोस्तों आर्टिकल्स जो आए थे द हिंदू में इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स. तो ये सारे एडिटोरियल्स दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशंस. चलिए अभी देखते हैं कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी में पूछे गए थे. पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म. देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया. Powers have been clearly divided between the center and the states. Federating units have been given unequal representation in Rajya Sabha. It is the result of an agreement among the federating units. Second question देखते हैं. Consider the following statements. The cost of running electric vehicles is significantly higher than that of running petrol or diesel vehicles. The development of electric vehicle in India may not reduce the dependence on imports for the electric vehicle. Electric roads are a potential solution to the limited range and charging time problems of electric vehicles, especially for long distance travel. तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दें. इन क्वेश्चंस के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.